बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे और शुरू से जब से यूरोपीय कंपनियां आई तब से लेकर हम लोगों ने पढ़ लिया है चंपारण सत्याग्रह तक। अब हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में जो किसान आंदोलन हुए उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध यानी कि इंडिगो के नील बगान मालिकों के खिलाफ और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में और बीपीएससी ने इसको पकड़ कर रखा है। और यहाँ पर किसान नेता राजकुमार शुक्ला थे जो मुरली भरहरवा गांव के निवासी थे। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही जो पत्र लिखा गया था गांधी जी को न्योता देने के लिए कि आप चंपारण आइए, तो राजकुमार शुक्ला ने ही सर्वप्रथम गांधी जी के लिए उसमें बापू शब्द का प्रयोग किया था। और चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसान आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हो गया, वहां पर ये सफल हो गया। उसके बाद मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के खिलाफ एक आंदोलन किया 1919 में। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया। कब किया? तो 1919 में। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि आखिर दरभंगा राज्य जो थे, दरभंगा के राजा वे तो बिहारी ही थे, तो इनके खिलाफ आंदोलन क्यों हुआ? हुआ ये था कि दरभंगा राज्य के जो अधिकारी थे, जो टैक्स वसूलते थे अपने क्षेत्रों में, उनके द्वारा, दरभंगा राज्य के द्वारा नहीं, दरभंगा राज्य के अधिकारियों के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। इससे जो है मधुबनी जिला के जो किसान थे वे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के खिलाफ जो आंदोलन किया 1919 में, तो वह किसके नेतृत्व में किया? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कहां हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना सन 1923 में मुंगेर जिला में हुई थी। और इसमें किन किन लोगों द्वारा की गई थी? तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा की गई थी, जो इसके अध्यक्ष थे, एवं इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह एवं श्री सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह सचिव थे। कहने का मतलब है कि जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई, पहला प्रश्न मुंगेर में। कब हुई? 1923 में। उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। वही ये श्री कृष्ण सिंह हैं जिनको बिहार केसरी की उपाधि दी गई और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। और ये जो मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना हुई 1923 में, तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर। और इसके सचिव कौन थे? दो आदमी थे, नंद कुमार सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि सन 1928 में पटना के बीहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर दी। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न पूछते हैं कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1929 में। अगर ये प्रश्न पूछे कि बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? मुंगेर में। लेकिन अगर प्रांतीय किसान सभा का कहे तो सोनपुर मेला में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बनाए गए प्रांतीय किसान सभा में, एवं इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह, यमुना कार्य, गुरुदयाल शाह और कैलाश लाल उसके प्रमंडलीय सचिव थे। तो फिर से इस प्रश्न को कर दिया जाए क्लियर, नहीं गलती हो जाएगा कि बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? 1923 मुंगेर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। और उसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। और नंद कुमार सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी सचिव बने। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में, हाँ, सोनपुर मेला को ही हरियर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। और उसके अध्यक्ष SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब बिहार की यात्रा की जिससे किसानों के आंदोलन को बल मिला?
1929 में, ठीक है। अच्छा, किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त किसानों की अन्य मांगे कौन कौन थी? नहर शुल्क में कमी करनी, नहर टैक्स में कमी करिए, मालगुजारी का अगर भुगतान ले रहा है तो पक्का रसीद दीजिए और बकास्त भूमि को लौटा दीजिए। अच्छा, ये नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी कहाँ रहा? शाहबाद एवं चंपारण में। बहुत अच्छा। और शाहबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना भी जारी की थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा कि किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थन से बनी यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसने बनाई थी? जमींदारों ने बनाई थी। जो ये किसान आंदोलन चल रहे थे और कांग्रेस की गतिविधियां भी किसानों के साथ थी, तो इसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से जमींदारों ने जो है सन 1932 में रांची में, कहा? रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो फिर से इसको दोहरा लिया जाए कि मधुबनी जिला के किसानों ने सबसे पहले सन 1919 में दरभंगा राज्य के खिलाफ स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन चलाया, ठीक है। हालांकि ये दरभंगा राज्य के खिलाफ न होकर वहां के उनके कर्मचारियों के विरुद्ध था जो तरह तरह के अत्याचार करते थे, ठीक है। बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? मुंगेर में। और उसका अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सचिव कुमार सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी, ठीक है। अच्छा, औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना पटना में सन 1928 में किसने की? सदानंद सरस्वती ने, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, और ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सन 1929 में हरिहर क्षेत्र मेला में, यानी कि सोनपुर के मेला अवसर पर किसने की? सरस्वती ने। वो इसका अध्यक्ष थे सचिव श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल ने बिहार में किसान आंदोलन को बल देने के लिए कब यात्रा की? 1929 में, ठीक है। किसान आंदोलनों के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त कौन कौन सी मांगे थी? नहर टैक्स में कमी कीजिए, अब मालगुजारी अगर ले रहे हैं तो पक्का रसीद दीजिए, अब बकास्त भूमि लौटाइए। बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ के किसानों ने नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी तेज कर दिया था? शाहबाद और चंपारण में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थन में बनाई गई जमींदारों की पार्टी यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सन 1932 में कहाँ की गई थी? रांची में। बहुत अच्छा। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? 1936 में। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव एनजी रंगा थे। और यही वह एनजी रंगा हैं जिन्होंने चंपारण में जो गांधी जी सत्याग्रह उसका विरोध किए थे, ठीक है। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, और ये सब वामपंथी नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नेता किसान आंदोलन से जुड़ा था? तो उसमें डायरेक्ट हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन, पंचानंद, यदुनंदन शर्मा, और ये वामपंथी थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभा किया, सम्मेलन किया, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, और इसी के क्रम में 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 35 में, ठीक है। और इसी वजह से चंपारण, सारण और मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने सदस्यगणों को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया, और इस परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत है ना, तो पैसा देगा कौन? दरभंगा महाराज देंगे, जो जमींदार है वो देगा। और ये लोग किसान को अगर डायरेक्ट रूप से कांग्रेस अगर समर्थन देती
तो वे लोग अपना हाथ खींच लेते। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि मेरे जो मेंबर हैं वे किसान आंदोलन में शामिल न हो, तब जाकर किसानों की जो समितियां थी या सभा थी उन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है यह, कि कहां के किसानों के द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मोकामा का बढ़ैया टाल कब? 1935 में। फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि बकास्त भूमि की वापसी एवं जमींदारी उन्मूलन के लिए 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया टाल में किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया? कार्यानंद शर्मा। तो 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया टाल के किसानों ने जमींदारी उन्मूलन एवं बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बकास्त भूमि कहते किसे हैं? कहने का मतलब है कि ऐसी भूमि जो मान लीजिए कि सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, मंदी आ गया, फसल नहीं हुआ, और फसल नहीं हुआ तो लगान कहां से दीजिएगा? लेकिन लगान आप नहीं दे पाइएगा तो जमींदार क्या करेगा? जमीनों को जब्त कर लेगा। तो ऐसी जमीनें जो जब्त कर ली गई थी जमींदारों के द्वारा, उसकी वापसी की मांग हो रही थी कि हमको वापस दीजिए। इसलिए क्योंकि सूखा पड़ गया था तो हम टैक्स कहां से देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो मेरा जमीन छीन लीजिएगा। तो यही बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बकास्त भूमि की मांग की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा द्वारा कहां पर आंदोलन छेड़ा गया? तो मोकामा के बढ़ैया टाल में 1935 में। ठीक है, अच्छा किस जिला में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे, यदुनंदन शर्मा, कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी? तो गया के रेवड़ में, यानी कि गया के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि 850 बीघा जमीन लौटा दीजिए, यानी कि यह भी बकास्ते भूमि था। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि यदुनंदन शर्मा कहाँ सक्रिय थे बकास्त भूमि के लिए? गया के रेवड़ में, और कार्यानंद शर्मा मोकामा के बढ़ैया टाल में। ठीक है, अच्छा अंबारी स्थान पर बकास्त सत्याग्रह किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, 1939 में सारण जिला के अंतर्गत इसको कह सकते हैं आप अंबारी सत्याग्रह या बकास्त सत्याग्रह। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि अंबारी सत्याग्रह से कौन सा नेता जुड़ा था, तो राहुल सांस्कृत्यायन सन 1939 या बकास्त सत्याग्रह सन 1939। ठीक है, तो फिर से इसको तीनों को मिला दिया जाए कि मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया टाल में बकास्त भूमि की वापसी में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कार्यानंद शर्मा। गया के रेवड़ जिला में 850 बीघा जमीन की वापसी में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यदुनंदन शर्मा। अगर यही प्रश्न पूछे कि सारण जिला के अंबारी सत्याग्रह या बकास्त भूमि वापसी सत्याग्रह सारण जिला में, तो राहुल सांस्कृत्यायन 1939 में। ठीक है, अच्छा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कर किसने किसानों में जागरूकता फैलाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो हुंकार किसान क्या करे, ये भी किसान क्या करे इन्हीं का लिखा हुआ है। हुंकार किसान क्या करे जैसी पुस्तकें लिखकर किसानों में जागरूकता फैलाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, 1939 में किसकी अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन हुआ? आचार्य नरेंद्र देव। ये आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये समाजवादी थे। ठीक है, सन 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बंबई में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा बंबई में की गई थी। ठीक है, और उसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछे, ठीक है, कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि बिहार वाली बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में, और इसका ट्रिक होगा गरारा। क्या होगा? गरारा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछेगा तो 1931 गरारा, यानी कि गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद सिंह, और यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी। तो यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना पहले ही हो गया 31 में, गंगा शरण सिंह, रामानंद सिंह,
और राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और लेकिन यही अगर प्रश्न पूछे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, बम्बई, ठीक है। ये फंस जाता है बार बार। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि बिहार में किसान सम्मेलन का जो है प्रांतीय सम्मेलन वो 3 बार हुआ। पहला जो हुआ कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ सोनपुर में। दूसरा हुआ 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में। और इसी सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान भी अपने भाई के साथ भाग लिया। यही वो खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहीं से ये संबंधित थे, ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से। तो यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान अपने भाई के साथ बिहार प्रांतीय सम्मेलन में कहां भाग लिए थे? गया में, और जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, और यह दूसरा प्रांतीय सम्मेलन था। तीसरा जो प्रांतीय सम्मेलन है यह हाजीपुर में हुआ 1935 में, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और यहीं पर जमींदारी पट्टा हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया, तब कांग्रेस ने अपना हाथ धीरे धीरे खींच लिया। अब आते हैं बिहार में किसान से जुड़ी कुछ प्रथाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली प्रथा है 3 कठिया प्रथा। चंपारण के क्षेत्र में अंग्रेज नील बागान जो मालिक थे वे इस प्रथा का प्रयोग करते थे, और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा, नया चीज मिला, 15% कहिए या 0.3/20 कहिए, या 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी होती थी। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको तमान या सरहवेशी जैसे करों से देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कमियोटी प्रथा। कमियोटी प्रथा बहुत ही माने क्या कहा जाए, पहले क्या होता था, अभी तो बी आर अम्बेडकर को द्वारा जो संविधान लिख दिया गया है तो काफी सहूलियत है, कि कमियोटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। और इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में, यानी कि एग्रीकल्चर दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा जो कर्ज लेते थे उसी कर्ज के ब्याज को सधाने के लिए जिंदगी भर उनकी सेवा करते थे। जैसे मान लीजिए कि आप किसान हैं, हम जो है जमींदार हैं, तो आप मान लीजिए हमसे कर्ज लिए, तो मान लीजिए 5,000 रुपये ले लिए, उसका ब्याज न बढ़े, उस ब्याज को सधाने के लिए आप हमारे यहाँ जीवन भर काम कीजिएगा। यही कमियोटी प्रथा है, और यह बिहार एवं उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में प्रचलित थी, और यह कमिया जाति में थी, ठीक है। यानी कि कृषि दास के रूप में आजीवन अपने मालिकों के यहाँ उस ऋण के ब्याज को सधाने के लिए काम करना पड़ता था। अब आता है खुदकटी प्रथा। यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित थी। सामूहिक भूस्वामित्व की पद्धति थी कि मिलजुल कर खेती करेंगे, और यहीं पर क्या हुआ, अंग्रेज आ गए, कहे कि नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं, हमको टैक्स चाहिए। और अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में ही हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है, और बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा। अब आते हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में निम्न में से कौन व्यक्ति था, तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास। यह वही बाबाजी ठाकुर दास हैं जिन्होंने 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबाजी ठाकुर दास द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1906 में। और बाबाजी ठाकुर दास द्वारा ही मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। देखिए, ये है मदरलैंड। क्या है? मदरलैंड। एगो है द मदरलैंड, जो सदाकत आश्रम से मजहरुल हक निकालते थे। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मदरलैंड और द मदरलैंड। द मदरलैंड। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि द मदरलैंड कौन निकालता था, सदाकत आश्रम से, जो कांग्रेस का कार्यालय था। लेकिन ये जो प्रश्न पूछे कि मदरलैंड नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र कौन निकालते थे, तो बाबाजी ठाकुर दास। और बाबाजी ठाकुर दास जो है बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे, और उन्होंने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की।
ठीक है। अब आते हैं लोग जी, काफी उनका नाम हम लोग पढ़ते हैं, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जो बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने प्लान बनाया, लेकिन गलती से इस बम में वकील प्रिंगले कैनेडी की बेटी एवं पत्नी मारी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड करने में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रातों रात वहां से भाग गए, लेकिन अगले दिन पूसा रोड, यही समस्तीपुर में के नजदीक खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। इतना लोगों में क्रेज था। खुदीराम बोस बंगाल के अनुशीलन समिति से जुड़े थे, ठीक है, जो भूपेंद्र नाथ दास एवं बारिंदर घोष वाला संगठन था, और इतना इनको क्रेज था कि खुदीराम बोस लिखे हुए साड़ी एवं मर्दानी यहाँ की महिलाएं एवं पुरुष पहनते थे, ठीक है। तो ये हमारे देश के, हमारे बिहार के ये क्रांतिकारी नेता हैं। अच्छा, प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में पुलिस मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार ली। 2 आदमी गोली मारा है पुलिस मुठभेड़ में, एगो तो चंद्रशेखर आजाद मारे हैं अल्फ्रेड पार्क में, हाँ अल्फ्रेड पार्क में, और यहाँ एगो प्रफुल्ल चाकी मारे हैं मुठभेड़ में, ठीक है। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, और युगांतर नामक समाचार पत्र कौन निकालता था? बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। खून का बदला खून। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में कहा हुआ था? बांकीपुर पटना में, और जिसकी अध्यक्षता रंगनाथ माधोलकर यानी कि RN माधोलकर द्वारा की गई। अब आइए, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच खोली। उस समय पटना का BN कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र था, ठीक है। लालू यादव BNA कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अच्छा, पूर्णिया जिला स्कूल के श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। सुधीर कुमार, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा और BN कॉलेज के प्राध्यापक श्री निपेंद्र नाथ बसु को भी सरकार ने संदिग्ध व्यक्ति समझती थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य जो है भागलपुर में सक्रिय थे, और इसमें रेवती नाग प्रमुख थे। बहुत ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक नेता रेवती नाग कहाँ सक्रिय थे? भागलपुर में, और ये ढाका अनुशीलन समिति से जुड़े थे। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में जवान क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया। तो यदुनाथ सरकार बक्सर में और रेवती नाग भागलपुर में, और इन्होंने युवा क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया। अमेरिका में उस समय सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित स्वामी सत्यदेव ने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, ठीक है। और ये उस समय अमेरिका में सक्रिय थे। स्वामी सत्यदेव एक प्रगतिशील विचारों वाला कट्टर आर्य समाजी थे, और भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध प्रकट किया। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसको भागलपुर में भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया था? अनाथ बंधु चौधरी। और भागलपुर में एक और सक्रिय थे ढाका अनुशीलन समिति के रेवती नाग, और बक्सर में यदुनाथ सरकार, ठीक है। और अमेरिका में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को फैला रहे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनसे कौन प्रभावित थे? स्वामी सत्यदेव। अब आइए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण। कहने का मतलब है 2 चरण है। एगो तो चला, एगो चला आपको जो बनाए बंगाल में, आपको अनुशीलन समिति बना, वहां पर आपको अभिनव भारत बना महाराष्ट्र में। तो ये सब चला कब तक? प्रथम विश्व युद्ध तक, ठीक है। और दूसरा का चला, उसके बाद ये शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। तो ये जो असहयोग आंदोलन असफल हो गया, तब फिर क्रांतिकारियों ने सोचा कि इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, अब हम लोग फिर शुरू करें। तो 24 से शुरू होगा। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से आ गया चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी वापस ले लिए। युवा वर्ग में असंतोष भर गया।
जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लगी और बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कुछ वर्ष पूर्व की क्रांतिकारी लहर की इस समय भी भागलपुर महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1927 को श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के कारण गिरफ्तार किया गया। ठीक है। समस्तीपुर यानी कि दरभंगा जिला अंतर्गत दलसिंह सराय में एक डकैती हुई और सरकार की दृष्टि में यह राजनीतिक डकैती थी। चंपारण जिला के मौलनिया नामक स्थान में डकैतियां हुई। अच्छा, ये बताइए डकैती आखिर क्रांतिकारी करते क्यों थे? अंग्रेज सरकार को नुकसान ये लोग करते थे हाँ, ये लोग देखिए, मान लीजिए कि ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को हम मारेंगे, यहाँ से भगाएंगे। मारने के लिए चाहिए बंदूक। अब बंदूक कहाँ से आएगा? तो धन चाहिए। तो धन कहाँ से? धन गरीब आदमी से नहीं लूटता था लोग, ऐसे व्यक्तियों या अंग्रेजी जो संस्थान के जो पैसे थे वहीं से लूटता था लोग। जैसे काकोरी ट्रेन कांड, डाक विभाग का जो पार्सल था धन उसको लूटा लो। 8 डाउन ट्रेन लूटा ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब कोई मिलकर लूटा था। तो ये राजनीतिक डकैतियां कहलाएगी, क्योंकि सरकारी संपत्ति को लूट लेंगे, बंदूक खरीदेंगे, इन लोगों को गोली मारेंगे और कहेंगे कि भागो, नहीं तो और मारेंगे। तो दरभंगा में जो है समस्तीपुर में 1928 में दलसिंह सराय में एक डकैती हुई, राजनीतिक डकैती। चंपारण के मौलनिया में भी हुई। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मौलनिया डकैती में मुख्य फरार आरोपी समझती थी। ठीक है। योगेंद्र शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 1930 को गिरफ्तार किए गए और योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस चला। तो इसको हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट मान लें कि तिरहुत षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी कौन था? योगेंद्र शुक्ल। 1930 में इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ? सारण में। और चंपारण के मौलनिया गांव में जो डकैती हुई उसमें इनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। असेंबली में जो बम कांड हुआ 1929 में के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र एवं इश्तेहार प्रतियां बांटी गई और इसके प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। ठीक है। बिहार सरकार ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी निम्न में से कौन था, तो ज्ञान साहा। क्योंकि ज्ञान साहा ने क्या किया कि जो असेंबली बम कांड हुआ 1929 में, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त जो बम फेंके, और उस समय उस असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, और पब्लिक सेफ्टी बिल एवं पब्लिक डिस्प्यूट बिल पारित करने के लिए, तो उससे संबंधित ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र उत्र बनाकर और उनके वाक्यों को बांटे। तो अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार किसको समझती थी? ज्ञान सहाय को। प्रोफेसर ज्ञान सहाय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनीन्द्र नारायण राय यानी कि MN राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद विद्यालंकर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। अच्छा, बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंगेर में। कब हुआ था? 1929 में। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 1929 में। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में किसने इसकी अध्यक्षता की थी? प्रजापति मिश्र की ने। बिहार में 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बिहार में महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? छपरा और पटना। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया और इसमें रामदेनी सिंह को फांसी की सजा हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि रामदेनी सिंह किससे जुड़े थे? हाजीपुर HRA से, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से। और छपरा पर इन्होंने किया, छपरा स्टेशन पर क्या किया? छपरा स्टेशन पर ना, हाँ छपरा केंद्र, हाँ हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया, इनको फांसी दे दी गई। 1926 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में कहाँ किया गया? पटना में। उसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछेगा कि देवघर में जो झारखंड में है, गोल्डन लीग की स्थापना किसने की? बारिंद्र कुमार घोष ने। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में प्रचार के लिए और बंगाल विभाजन के विरोध में बारिंद्र कुमार घोष ने 19 देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। तो गोल्डन लीग की स्थापना क्यों की गई? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए और बंगाल विभाजन के विरोध के लिए।
किसके द्वारा की गई देवघर में? बारिंद्र बारिंद्र कुमार घोष द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। इसको 1931 को पटना बम कांड हजारीलाल प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा। जब वही प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना बम कांड कब हुआ? 1931 में। किसने किया? हजारीलाल एवं सूर्यनाथ चौबे द्वारा। 1932 में लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह कौन बन गए? फरिंदर घोष। और इन्हीं को बेतिया में छुरा घोंप के मार दिया लोग, और इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को फांसी दे दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जानते हैं फरिंदर घोष कहाँ का रहने वाला था? अरे बैरिया ब्लॉक है ना, उसी बैरिया ब्लॉक में फरिंदर घोष है। उसके घर आज भी कोई नहीं जाता है। हाँ, बैरिया बंगाली है। उसके घर आज भी कोई नहीं जाता है। सब लोग कहता है कि मतलब देशद्रोही। तो 1932 को चंपारण में है यह। 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फरिंदर घोष और दिल्ली षड्यंत्र के सरकारी गवाह दीनानाथ, अलीपुर बम के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई, सब फंसता है, इसको याद रखना है। दिल्ली षड्यंत्र किसका? जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके रास बिहारी बोस मास्टर अमित चंद मिलके, तो उसका सरकारी गवाह था दीनानाथ। अलीपुर बम कांड का नरेंद्र गोसाई, और लाहौर षड्यंत्र केस 1932 का फरिंदर घोष। और इसी को बैकुंठ शुक्ल जो है बेतिया में हॉस्पिटल में छुरा मार दिया लोग, यही बेतिया हॉस्पिटल में। ठीक है। और एक और षड्यंत्र था तिरहुत षड्यंत्र केस, तो ये इसमें योगेंद्र शुक्ल शामिल थे। ठीक है। अब हम लोग चले खिलाफत आंदोलन और बिहार। देखिए खिलाफत आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन ने यह कहा था कि तुर्की को हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए, और विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा अर्थात गुरु मानते थे, और इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिशों के खिलाफ नफरत करने लगे। और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में गांधी जी ने बहुत अच्छा से सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो कह रहा है कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। और वहीं पर जो है 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय खिलाफत कमेटी की तरफ से लिया गया था और गांधी जी को नेतृत्व सौंपा गया। बाद में जो है नागपुर में गांधी जी को कांग्रेस ने ऑर्डर दिया कि ठीक है जाइए। ठीक है। तो यहां कह रहा है प्रश्न में कि 1919 को पटना में विनम्रता एवं उपासना का दिवस मनाया गया, और इस दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली आए। ठीक है। दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो भाई थे। और सबसे पहले जेल जाने वाला मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली। ठीक है। देखिए, और इसी खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, या असहयोग आंदोलन, इसी में पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया। तो यह इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो किसने प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया? नूरुल हसन ने। पटना में सभा आयोजित हुआ और वहीं पर उन्होंने प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। एक प्रश्न जो है कामरेड, कामरेड का नाम सुने हैं आप? क्या है कामरेड? कामरेड पत्र पत्रिकाएं ये सब है। रुकिए दिखाते हैं आपको। कामरेड काल का परांजपे है ना? बदल दिया है का? हाँ देखिए, कामरेड और हमदर्द पत्र पत्रिकाएं हैं। इसको कौन लिखा था? मोहम्मद अली ने।
जिन्ना ने नहीं, ये मोहम्मद अली शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू करवाया भारत में। तो कामरेड एवं हमदर्द मोहम्मद अली हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग असहयोग आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार में इसके क्या योगदान थे। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और सर्व समिति से पारित कर दिया गया। और बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता थे, जिसमें मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ सक्रिय थे? छपरा में। और यही वो राहुल सांस्कृतायन हैं जिन्होंने सारण जिला के अंबारी सत्याग्रह यानी कि बर्खास्त भूमि वापसी के लिए 1939 में कार्य किया था और वामपंथी भी थे। यहीं पर देखिए कि मजहरुल हक ने क्या किया असहयोग आंदोलन के दौरान कि पटना में जो दीघा है वहीं पर खैरू मियां ने जमीन दान दिया और वहीं पर इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की और आगे चलकर ये यहाँ पर इंजीनियरिंग छात्र कुछ आकर जुड़े और चरखा बनाए और चरखा काटने का काम किया और आगे चलकर यही जो है सदाकत आश्रम कांग्रेस का कार्यालय भी बना। और यहाँ पर 20 में जो है कुछ समय के लिए गांधी जी आते हैं और राष्ट्रीय स्कूल खोले और बिहार में विद्यापीठ का गठन किया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में गांधी द्वारा किया गया और बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति मजहरुल हक को एवं कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। मजहरुल हक ने 1921 में सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड आ गया, दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया और जो हिंदू मुस्लिम एकता पर उपदेश देता था। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ दे कि क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया, तो बाबा जी ठाकुरदास 1906 पटना में रामकृष्ण सोसाइटी से। गांधी जी के अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमन लाल बजाज इस बैठक में उपस्थित थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। और इसमें 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और इसी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के कारण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो जब भी यह प्रश्न पूछेगा कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तो असहयोग आंदोलन होगा। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ प्रमुख नेता थे बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश साहू, रामदयालु साहू, रामदास प्रसाद, हरिवंश सहाय, जगन नारायण प्रसाद। अच्छा, इसी क्रम में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और सभी जगह काले झंडे दिखाए गए और इस दिन शहर में हड़ताल हुई। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक कांड हो गया, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव यानी कि असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर एवं शाहबाद जिलों में देखने को मिला, लेकिन पटना इसका मुख्य केंद्र था। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना, और व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर, शाहबाद। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? ऑप्शन 1 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन 2 जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन 3 हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ऑप्शन 4 भारतीय द्वारा स्वराज की मांग। सभी होगा। स्वराज पार्टी के बारे में आइए। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ, गया के तेनई गांव में, और यहीं पर देश बंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल इन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि विधान परिषद में हम लोग जाएं और सरकार से लड़े कि हम लोगों को अधिकार दीजिए। लेकिन ये जो है पास नहीं हो सका। जब पास नहीं हुआ तो ये लोग काफी दुखित हुए। कौन? देशबंधु चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। और इन लोगों के द्वारा फरवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि फरवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चितरंजन दास, जो उसके अध्यक्ष बने। और सचिव कौन बनाए गए? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो नारायण प्रसाद, और सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया। तो यहां से प्रश्न फंसने वाला है कि जब ये प्रश्न पूछे कि बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया, ब्रांच का? श्री कृष्ण सिंह ने। और बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? नारायण प्रसाद, और सचिव अब्दुल बारी। और अखिल भारतीय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास।
बिहार में साइमन कमीशन का आइए, चूंकि भारत शासन अधिनियम जो 1919 में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों में एक ऐसा आयोग लाया जाएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा, लेकिन क्या हुआ कि 1927 में ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई और इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। ठीक है, 1928 में यह भारत आया, 27 में गठन हुआ, 28 में भारत आया और 30 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और जहां जहां यह 28 में भारत आया, 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा, तो वहीं से इसको काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू हो गए। ठीक है, और बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 1928 में अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। ठीक है, और 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया और अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ बहिष्कार करने के लिए। यहीं पर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, किसके द्वारा, एसडी सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और व्हाइट सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की भी उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे और जयप्रकाश नारायण आपको क्या नाम है उसका, संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिए, आजाद दस्ता के गठन में सहयोग किए और 9 दिसंबर को दीपावली की रात ये कहां से भाग गए, हजारीबाग जेल से भी फरार हो गए 42 में। तो व्हाइट सोशलिज्म किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण ने। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया 1920 में। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, असहयोग आंदोलन के समय में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, राजेंद्र प्रसाद। इनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद, ये लोग, अब ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब लोग वकालत छोड़ दिया था। ये प्रश्न बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी हुआ है कि 1 अगस्त जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ तो उस समय कौन अपनी पढ़ाई वकालत छोड़ दी थी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि माँ की पुकार और खूनी कफन, ये मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से छपता था, जो कि अंग्रेज विरोधी था। माँ की पुकार एवं खूनी कफन। अच्छा, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई और गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और राष्ट्रीय महाविद्यालय के हेडमास्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 1921 में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किए, जिसके महासचिव मजहरुल हक बने। ठीक है, अच्छा, फिरंगिया के लेखक कौन थे, मनोरंजन प्रसाद सिंह कहिए चाहे सिन्हा कहिए, जो भोजपुरी में लिखा गया था। और सुयस ने लिखा था लुटेरा, जो छपरा के कलना प्रेस में छपी थी और ये दोनों असहयोग आंदोलन के दौरान संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में बांटी गई। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि फिरंगिया के लेखक कौन थे, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा या सिंह कहिए, जानते हैं क्या है, भोजपुरी में लिखे हैं उसको, और लिखे हैं इस तरह कि माने तू आके जो किया के किसान के माने के दशा कैल, यहाँ के किसान के स्थिति खराब हो गई। बहुत अच्छा माने कविता है फिरंगिया। और लुटेरा सुयस, और खूनी कफन और माँ की पुकार 1918 में मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से। अच्छा, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में किसकी अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ, सरला देवी। ठीक है, और सहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था की गठन मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा भी हुआ है, यह सहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड कहाँ हुआ, भागलपुर में। जानते हैं झंडा कांड का अर्थ क्या है, और सहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड भागलपुर में हुआ। कांग्रेस जो था ना, ये काफी रचनात्मक कार्यक्रम करता था। जैसे मान लीजिए कि चरखा के द्वारा महिलाएं या पुरुष मिलकर कुछ सामान बनाए, स्वदेशी,
अंग्रेज का तो मशीन से बन के आता था। तो ये लोग कहीं कहीं प्रदर्शनी लगाते थे। तो भागलपुर का जो कलेक्टेरिएट था, उसका जो मतलब ग्राउंड था फील्ड में, तो ये लोग कहा कि वहां पर हम प्रदर्शनी लगाएंगे, कांग्रेस वाला। तो कांग्रेस के जो मेंबर थे वे कहे कि जब प्रदर्शनी लगेगा तो तिरंगा भी लगेगा। तो वहां का जो कलेक्टर था भागलपुर का, वो कहा कि तिरंगा ठीक है लगाइए, लेकिन आपका तिरंगा से ऊंचा मेरा ब्रिटिश का यूनियन जैक होना चाहिए। लेकिन इतना ना जोश था इन लोगों में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये क्या किया कि ब्रिटिश का जो यूनियन जैक था, माने अंग्रेजों का जो झंडा था, उससे ऊंचा झंडा ये लोग अपना तिरंगा लगा दिया उस प्रदर्शनी में, क्योंकि वहां सामान इन लोगों को बेचना था। अब इसी के लिए विवाद हो गया, खूब मारपीट हुआ, लत्थम जित्थम हुआ। तो इसी को कहा जाता है झंडा कांड। तो असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड कहाँ हुआ? भागलपुर में। अब किस लिए हुआ था? कि अंग्रेजों के झंडा से ऊंचा ही लोग अपना झंडा लगा दिया था। ठीक है। अच्छा, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? 1929 में। अब आते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको शॉर्ट फॉर्म में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के किनारे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ठीक है। 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ डांडी यात्रा की शुरुआत की, नमक कानून तोड़ने के लिए। और 24 दिन बाद, कितने दिन बाद? 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को सांझ में डांडी पहुंच गए और अगले दिन 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाए और नमक कानून को तोड़ दिए। और वहीं से 6 अप्रैल 1930 से देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बीपीएससी में इसको पकड़ लिया है और बार बार प्रश्न पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? डांडी यात्रा से। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। कितने दिन बाद वो पहुंचे थे? 24 दिन बाद। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को शाम में। तो शाम हो गई तो फोटो तो खिंचाई ना, यही से अगला दिन आराम कर लो। अगला दिन 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाए और कहे कि मैंने नमक कानून को तोड़ा। अच्छा, गांधी जी ने नमक का ही प्रयोग क्यों किया? माने आजादी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, माने कोई दूसरा सामान, नमक का प्रयोग उन्होंने इसलिए यूज किया नमक को, क्योंकि यह गरीब हो अमीर हो सबका चीज है और नमक पर टैक्स लगा दिए। ठीक है। गांधी जी अपने मार्च 78 स्वयं सेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो गिरवरधारी चौधरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जो अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ चले थे साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, उसमें बिहार का एकमात्र व्यक्ति कौन था? गिरवरधारी चौधरी। गिरवरधारी मत पढ़िए, तनी हार्ड है, गिरधारी चौधरी। कैसा? और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम अपनाए गए, उसमें नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, कर बंद कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम यानी कि ओपियम और विदेशी कपड़ा के दुकानों पर धरना देंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। हालांकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार असहयोग में भी था। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। सारण जिला में बरेजा और गोरिया कोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी, बबन सिंह ने किया। और मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर पटना साहब अच्छे सब जगह हुआ। मुजफ्फरपुर में जो है रामदयालु सिंह, तब ना रामदयालु स्टेशन बना है, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जाइएगा। जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह। पटना में जो है 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और यहाँ नरवास पिंड नामक स्थान को नमक कानून बनाने के लिए चुना गया, नमक भंग करने के लिए।
और पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व जगत नारायण लाल ने किया। तो ये नरवास पिंड क्या है, इसको सुना जाए कि नरवास पिंड नामक स्थान पटना जिले में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। 1930 में नरवास पिंड चलो नारा गूंजता रहा और यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्मों के आगे नहीं झुके। सर्चलाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था नरवास पिंड नामक स्थान की ओर चला और कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा रास्ते में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नरवास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस आंदोलन में बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसमें अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद जेपू, ठीक है, तो सर्चलाइट अंबिका कांत सिंह। पटना में अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने, ठीक है, मुंगेर में नमक कानून का श्री कृष्ण सिंह थे और इन्हें मुंगेर के गोगरी नामक स्थान पर नमक कानून बनाया। ये गोगरी जानते हैं, थाना है मुंगेर जिला में। श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया। देखिए, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह गए, गोगरी थाना में नमक कानून बनाकर तोड़ दिए और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में पकड़कर हजारीबाग भेज दिया गया। नंद कुमार सिंह लखीसराय में थे। बढ़ैया में तेज सिंह मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया और शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह बढ़ैया में नमक कानून, मोकामा के बढ़ैया में। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भागलपुर में किस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो महादेव लाल सराफ एवं दीप नारायण अग्रवाल। कहीं शरीफ लिखता है, कहीं सराफ लिखता है, तो भागलपुर में महादेव सराफ एवं दीप नारायण लाल, ठीक है। और बिहार में जो है सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार किया गया, छपरा में। कहाँ भेजा गया, श्री कृष्ण सिंह के साथ भेज दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था, टैक्स नहीं देंगे, कर बंदी। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि सीडीएम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था, टैक्स बंदी, ठीक है। लेकिन ऐसे पूछेगा तो नमक कानून हो जाएगा, टैक्स बंदी हो जाएगा, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं का दुकानों पर धरना, सरकारी सेवाओं का त्यागना। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इसमें जो है श्रीमती चंद्रवंशी देवी जो है, ये गया में काफी सक्रिय थी और चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया, हसन अली इमाम, ठीक है, सर अली इमाम। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा, केबी दत्त को उपाध्यक्ष और हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार के कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में हाँ ठीक है। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय महिलाओं को जाता है, क्योंकि धरना यही दे रही थी। इसमें कौन थी, श्रीमती हसन इमाम और विद्यासिनी देवी। अच्छा, एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार या भारत में यह पहली बार हुआ कि सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी दो ऐसी महिलाएं थी जिनको राजनीतिक अभियोग में पहली बार गिरफ्तार किया गया। किस आंदोलन के दौरान, तो सीडीएम के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अच्छा, गांधी ग्रीन पैक्ट कब हुआ, 5 मार्च 1931 को, गलती लिख दिया है 1931। अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। और इसके विरोध में पटना में काफी हड़ताल भी रहा। अच्छा, किस आंदोलन के दौरान छपरा के कारागार में कैदियों ने नंगी हड़ताल की, कपड़ा निकाल के डांस किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जेल के कैदियों ने नंगे हड़ताल की, छपरा।
बापू की लाठी, बापू के हाथ में जो लाठी है ना, वो मुंगेर जिला के घोर घाट की है, ठीक है। और इसमें पीतल वाली मूठ हंटर लगी होती थी, और जिसे ब्रिटिश की जो फौज थी, वे सारी जगह जितने जगह उपनिवेश था वहां पर ये लोग उपयोग करते थे। और अगरजीत पासवान ने उस लाठी को बनाया था, जिसमें लाठी हो गया और उसमें एक पीतल का मूठ लगा रहेगा, और अंग्रेज उसे हंटर कहते थे, ठीक है। तो गांधी जी की जो लाठी थी वो कौन थी? मुंगेरी लाठी। गांधी जी ने कब अपना बैरिस्टर वाला कोट पैंट उतार दिया और सिंपल मर्दानी में रहने लगे? जब दक्षिण भारत गए, ठीक है। 5 रुपये का ऑटोग्राफ का कुछ कहानी है कि भागलपुर में जो भूकंप आया था 1934 में, तो गांधी जी वहां पहुंचे, और पहुंचे तो देखे काफी स्थिति खराब है, तो गांधी जी का क्रेज इतना था कि गांधी जी से लोग ऑटोग्राफ लगे मांगने। ऑटोग्राफ का मतलब समझते हैं ना, माने किसी कागज पर चाहे कुछ हो, तो गांधी जी ने कहा कि क्यों नहीं मैं इसका उपयोग रचनात्मक कार्यक्रम के लिए करूं। तो गांधी जी ने कहा कि 5 रुपये दीजिएगा लो तो ऑटोग्राफ मिलेगा। तो 5 रुपये लेकर गांधी जी ऑटोग्राफ किए, और जो पैसे आया वो भागलपुर में जो भूकंप पीड़ित थे उसमें लगा दिए, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और दूसरा है बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो है, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी 1934 में, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। और वहां पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मस्तानी, अशोक मेहता जैसे लोग शामिल थे, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ, और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में, 34 में। और 34 में ही बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन भी हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 में। और किसने किया? गरारा ने, यानी कि गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रासे रामानंदन मिश्र। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अन्य सदस्य थे योगेंद्र शुक्र, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, सावन सिंह, ठीक है। अब आइए बिहार विधानसभा में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार दिया गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि भारतीयों को प्रांतीय शासन माने राज्यों में शासन का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत यूपी, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और बिहार में, यानी कि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, और 129 निर्वाचन 70 अंक, ठीक है। और इन चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 152 सीटों में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीटें जीत लिया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना, और कांग्रेस ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार में पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना था, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन था? मोहम्मद यूनुस हुआ। उनके त्याग पत्र देने के बाद श्री कृष्ण सिंह आए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस जो है 107 सीटों पर 107 सीटें जो हैं चुनाव लड़ा, 98 जीत गया, लेकिन सरकार नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि लिनथिनगो जो था, लिनलिथगो, उसके समय में ही था कि गवर्नर जो है मुख्यमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। आइलो नहीं चाहता था। आज भी जो यूनियन टेरिटरी है वहां का अरविंद केजरीवाल और उसमें खटकता है उपराज्यपाल में, वो नहीं साइन करेगा तो कानून नहीं बनेगा। इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं बना रही थी। तो मोहम्मद यूनुस को मात्र 20 गो सीट मिला था, यही चल गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब एन से रेल आई, खूब प्रदर्शन हुआ। डाकमंगला चौराहा के आसपास इनका घर था, खूब हुड़दुम हुआ कि कम सीट होकर सरकार बना ली है। तभी लिनथिनगो आदेश जारी कर दिया कि गवर्नर जो है अब प्रांतीय विधानसभा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब जाकर त्याग पत्र दिए, और तब कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल का गठन किया श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आता है, जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो गठित हुआ, तो इस बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रामदयालु सिंह। और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है। यहां एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मंत्रिमंडल ने, यानी बिहार कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 1938 में अपना त्याग पत्र क्यों दिया?
राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर। और कांग्रेस ने त्याग पत्र क्यों दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ राजनीतिक बंदियों के रिहाई वाला प्रश्न एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बिहार मंत्रिमंडल ने क्या त्याग पत्र दिया? राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर। ठीक है। और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे शामिल कर दिया गया था, इसलिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड सिंह ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत के युद्ध में शामिल कर लिया। तो वहां क्या है, पूरा भारत का कांग्रेस त्याग पत्र दिया, और यहाँ बिहार का क्यों दिया? तो राजनीतिक बंदियों के रिहाई पर। और पूरे भारत की कांग्रेस ने त्याग पत्र क्यों दिया सरकार से? द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे शामिल कर लिए। यहाँ देखिए, जब पूरे भारत के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया तो इसको मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और बिहार के मंत्रिमंडल ने कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए, जैसे बिहार टेनेंसी एक्ट को पारित किया, बिहार काश्तकारी अधिनियम, जितने भी स्वायत्ती जो संस्था हैं वे राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा बंद कर दी गई, जितने भी संघ बनाए गए थे समिति उनसे भी प्रतिबंध हटा लिया गया, और जो भी लेबर थे उनके स्थितियों के जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम समिति बनाई गई। और शिक्षा पुनर्गठन समिति केटी शाह, यही वो केटी शाह हैं जिन्होंने क्या कहा है, केटी शाह नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में केटी शाह ने क्या कहा है कि जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, केटी शाह ने कहा है। और क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा, क्या कहा है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ऐसा चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है, यानी जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और केटी शाह ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार भजाया जा सकता है। वही केटी शाह के नेतृत्व में बिहार शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाई गई, और मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति।